ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आपने 16 महाजनपदों को पढ़ा ही होगा। उनमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूँ। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, और आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में मगध के उत्कर्ष के बारे में। मगध, इसकी कहानी दो ग्रंथों के अनुसार अलग अलग है। बात की जाए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले अगर हम बात करें कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, हर्यक वंश? नहीं भाई, मैंने क्या बोला कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वह था बृहद्रथ वंश। याद रखें, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले यहां पे आया था बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक था, इस वंश का जो संस्थापक था वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ की संतानें नहीं हो रही थी, यह परेशान हो गया था। तो यह जाता है एक ऋषि के पास, जिस ऋषि का नाम था चंड कौशिक। जब यह ऋषि चंड कौशिक के पास गया तो ऋषि ने इसे एक सेव दिया और कहा कि ले जाकर अपने पत्नियों को खिला देना। इसकी दो पत्नियां थी, अपने महल आया और यह दोनों पत्नियों को बराबर प्रेम करता था। उस सेव को काट कर दोनों को आधा आधा खिला दिया। संतानें दोनों की हुई, लेकिन आधे आधे। अब उस आधे आधे जो संतानें हुई थी, उस संतानें को महल से बाहर जंगल में फेंकवा दिया गया। अब उसी दौरान एक जरा नाम की राक्षसी उस जंगल से गुजर रही थी, तो उसने दो मांस के टुकड़े को देखा और उसको उठाया और उसे जोड़ा, और उस बच्चे में जीवन आ गया। तो वहीं पर उसका नाम पड़ गया जरासंध। क्योंकि जरासंध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस राक्षसी का नाम था जरा, और उसने क्या किया था, संधि कर दिया था, जोड़ दिया था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। ये जरासंध बृहद्रथ का पुत्र ही था, और यह बृहद्रथ वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे वरदान था कि इसके शरीर के टुकड़े को अगर कोई तोड़कर काट कर फेंक भी देता है तब भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, वह फिर आकर जुट जाता था। समय बीतता गया। अब जरासंध थोड़ा सा क्रूर हो गया। तब श्री कृष्ण ने भीम को कहा उससे युद्ध करने के लिए। भीम उसके पास जाता है, उससे युद्ध करता है, उसके शरीर के टुकड़े को फाड़ कर फेंकता है, काटता है, लेकिन वह परेशान हो गया था, उसका शरीर फिर आकर जुट जाता था क्योंकि उसे वरदान था। तब श्री कृष्ण एक घास के तिनके को उठाते हैं और उन भीम के तरफ इशारा करते हैं और उसे तोड़कर जो घास उनके दायां हाथ में था
उसको बाएं ओर फेंकते हैं, अपने बाएं हाथ की ओर, और जो घास उनके बाएं हाथ में था उसे अपने दाएं हाथ की ओर फेंकते हैं। यह इशारा भीम समझ गया और उसने ऐसा ही किया। उसने जरासंध को फाड़ा, उसको दायां हाथ वाले टुकड़े को, जो उसके दायां हाथ में टुकड़ा था, उसको अपने बाएं हाथ की ओर फेंका, जो उसके बाएं हाथ में टुकड़ा था उसको दाएं हाथ की ओर फेंका, और तब जाकर जरासंध का विनाश हुआ। यानी कि जब तक उसे विपरीत दिशा में फाड़ कर नहीं फेंका जाता उसकी मृत्यु असंभव थी, लेकिन कृष्ण के द्वारा यह सफल रहा, भीम अपने काम को पूरा करने में। तो यह थी जरासंध की कहानी। ये कहानियां मैं जो भी बता रहा हूं ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूं। ये आपको महाभारत और भारत में पढ़ने को मिलता है। तो याद रखें। अब आता है बृहदत्त वंश। तो इस समय बीतता गया और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। याद रखें, इस वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, उस शासक का नाम था रिपुंजय। रिपुंजय रिपुंजय का एक मंत्री था जिसका नाम था पुलक। मंत्री था इसका एक जिसका नाम था पुलक। पुलक ने इसकी हत्या कर दिया। किसकी? रिपुंजय की। रिपुंजय कौन था? जस्ट लाइक मैंने बताया कि रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम राजा था और इसकी हत्या कर दिया कौन? तो इसी का मंत्री पुलक। अब ये पुलक खुद राजगद्दी पर बैठा। अब इसका एक मंत्री था, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था महीय। याद रखें कि जो पुलक था, पुलक का एक जो सेनापति था महीय था। अब महीय मारेगा पुलक को और खुद राजगद्दी पर ना बैठकर अपने पुत्र बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा देगा और बिंबिसार लाएगा हर्यक वंश। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई मगध की जानकारी हमने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश का संस्थापक था बृहदत्त, और बृहदत्त की संतानें नहीं हो रही थी तो उसने, मैंने बताया था कि ऋषि चंड कौशक के पास गया था। उस ऋषि चंड कौशक ने इसके सेव दिया, लाकर अपने दोनों पत्नियों को खिला दिया। उसकी संतानें आधा आधी हुई, संतानें को महल से बाहर फेंकवा दिया गया। वहां पे एक जरा नाम की राक्षसी मिली। वह जरा नाम की राक्षसी ने उस मांस के टुकड़े को उठाया, उसे जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था और उसे क्या किया था? संधि किया था। इसीलिए उस व्यक्ति का नाम पड़ गया, उस बच्चे का नाम पड़ गया जरासंध, और वह सबसे प्रतापी शासक बना बृहदत्त वंश का, जो कि बृहदत्त का पुत्र था। ये सारी कहानियां मैंने आपको बताया। समय बीतता गया, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक बना रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या कर दिया उसी का सेनापति जिसका नाम था पुलक। पुलक राजगद्दी पर बैठा। अब इसका सेनापति था महीय, और महीय क्या करता है? यह मार देता है पुलक को और खुद राजगद्दी पर नहीं बैठता है, अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था बिंबिसार, और खुद राजगद्दी पर महीय ना बैठकर बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठाता है और बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा दिया। अब आगे चलते हैं और बिंबिसार लाता है हर्यक वंश, और बिंबिसार से जुड़ी तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी।
मगध पर शासन करने वाला पहला वंश। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, याद रखना, ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, मैंने क्या बोला, ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मगध पे शासन करने वाला जो पहला वंश था, उस वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। याद रखें, हर्यक वंश। ध्यान दें, अब हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ पे आ गए हैं। मैंने जस्ट लाइक इसके पहले आपके बताया था कि जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मैंने आपको बताया था ना कि जो रिपुंजय था अंतिम शासक था, उसका जो सेनापति था पुलक, रिपुंजय की हत्या कर देता है, खुद गद्दी पर बैठा है। पुलक की हत्या कर दिया उसी का सेनापति महीय, और महीय राजगद्दी पर नहीं बैठा, अपने पुत्र बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठाया 15 वर्ष की आयु में। और वही बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करेगा, और वहीं से स्टार्ट होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश। याद रखें, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। याद रखना, यह जो हर्यक वंश है लगभग 132 वर्षों तक चला था। 544 से 412 बीसी तक यह चला था। भाई बीसी एडी तो आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो मैं इतिहास में पढ़ा दूं। इतिहास में चैप्टर 1 में पढ़ाया हूँगा, बहुत जल्द पढ़ाया था, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। तो बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, चैप्टर 1 हिस्ट्री में मैं बताया हूँ। हड़प्पा सभ्यता आप जाकर देख लेना। एक ये जो हर्यक वंश था 132 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। 544 में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, और 412 बीसी में तक यह शासन किया। यानी 544 से 412 बीसी तक यह शासन किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार का एक उपनाम था, उपनाम था इसका श्रेणिक। याद रखना, बिंबिसार का उपनाम था श्रेणिक। इसके मित्र का नाम था महात्मा बुद्ध। यह भी याद रखना मेरे दोस्त, महात्मा बुद्ध। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था, इसके मित्र का नाम था महात्मा बुद्ध, और उपनाम था इसका श्रेणिक। याद रखना, इस जो वंश है ना हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश, याद रखना, क्योंकि इसमें ना अपने पिता को मार मार कर राजगद्दी पर बैठता था सब, इसीलिए इस वंश को कहा गया पितृहंता वंश। याद रखना, मैंने यह नहीं बोला कि पितृहंता किसे कहा जाता है, मैं उसकी बात करूंगा तो उसे कहा अजात शत्रु को कहा जाता है पितृहंता। मैंने कहा किस वंश को पितृहंता कहा जाता है, तो हर्यक वंश। याद रखना क्यों कहा जाता है, मैंने पीछे बता दिया अभी, क्योंकि इस वंश में जो राजा हुए ना अपने पिता को मार मार कर राजगद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके याद रखना, इस वंश को लिख दे रहा हूं, पितृहंता वंश कहा जाता है। चिकित्सक, इसके दरबार में एक चिकित्सक रहता था जिसका नाम था जीवक। चिकित्सक कहो या राजवैद्य कहो, दोनों एक ही है भाई। राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। याद रखना, जो बिंबिसार था, यह बिंबिसार बहुत तेज था। इसने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए बहुत सारे नियमों को करता था, अर्थात अपने क्षेत्र विस्तार के लिए
यह बहुत सारे दिमाग लगाता था। अब क्या दिमाग लगाता था क्षेत्र विस्तार के लिए, वह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मित्रता का हाथ बटाता था, अर्थात अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मित्रता का साथ करता था कि भाई अगर कोई हमसे शक्तिशाली है तो उसके साथ क्या कर लो, मित्रता कर लो, उसको अपने में मिला लो, या विवाह करके या युद्ध करके। ये 3 चीजों द्वारा अपने क्षेत्र का यह विस्तार किया। तो मित्रता की अगर हम बात करें तो याद रखना, अवंती के राजा थे चंद्रप्रधोत, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वासोदत्ता। अवंती के राजा थे चंद्रप्रधोत, उनकी एक पुत्री थी वासोदत्ता। यह सबसे पहले मित्रता का हाथ अभी नहीं बढ़ाया था, यह शादी का प्रस्ताव लेकर गया था वासोदत्ता के पास कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करना है। बट जो चंद्रप्रधोत थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसकी शादी, वासोदत्ता की शादी उदयन से तय हो चुकी थी। अब उदयन कौन था? तो उदयन भरत वंश का एक शासक था जो बीड़ा बजाने में निपुण था, अर्थात संगीत तो अच्छा बजा लेता था। जो चंद्रप्रधोत थे उसको वह बंदी बनाकर लाए थे और अपनी बहन वासोदत्ता के पास उसको सिखाने के लिए कहते थे, अर्थात उसको नियुक्त किए थे कि मेरी बहन को तुम क्या करो, संगीत सिखाओ। और वासोदत्ता को उदयन क्या करता था, संगीत सिखाता था। अब ये कहानियों को ध्यान से सुनिएगा। जब वासोदत्ता कौन थी? तो वासोदत्ता चंद्रप्रधोत की पुत्री थी। उदयन कौन था? तो मैंने बताया कि भरत वंश का एक शासक था जिसे बंदी बना लिया था किसने? चंद्रप्रधोत ने, और अपनी बहन को संगीत की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। अब जब संगीत की शिक्षा दे रहा था उदयन वासोदत्ता को, इसी दौरान दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों महल छोड़कर कौशंबी की तरफ भाग जाते हैं। जब यह बात उस समय चंद्रप्रधोत को पता चली तो भाई उसने शादी करवा दी। अब यहाँ तो क्या रहा, मैं कहानियों को क्यों बताया? क्योंकि जो पहली बार जो बिंबिसार था वह शादी का प्रस्ताव लेकर इसलिए गया था ताकि अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके, क्योंकि अवंती अपने आप में एक शक्तिशाली था। अवंती एक महाजन पद था जिसकी राजधानी महिष्मती थी, सॉरी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो क्या हुआ, तो यह लेकर गया सबसे पहले प्रस्ताव शादी का। शादी में वह विफल रहा, क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाया। समय बीतता गया, चंद्रप्रधोत पांडु रोग से ग्रसित हुए। याद रखें, तो पांडु रोग से जब ग्रसित हुआ तो यहीं पर मौका मिल गया किसे? बिंबिसार को। उस समय कोई भी ऐसा जीवक अन्य राजाओं के पास नहीं था। जितने भी महाजन पद थे उसमें जो राजा थे उनके पास कोई भी ऐसा जीवक नहीं था जो ठीक कर सके चंद्रप्रधोत को, जो पांडु रोग से ग्रसित थे। भाई उसने कहा कि मुझे कोई बचा लो, मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। अब यहाँ पे मौका मिल जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है चंद्रप्रधोत के पास। चंद्रप्रधोत के पास जब जीवक जाता है तो उसने कहता है कि मेरे महाराज, यानी कि बिंबिसार अपने महाराज का नाम लिया कि उन्होंने हमको आपकी सेवा में भेजा है आपको इलाज करने के लिए। और वह इलाज करता है, ठीक हो जाता है चंद्रप्रधोत। अब कहता है कि भाई तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तू मुझे बताना। चंद्रप्रधोत बोलता है बिंबिसार से, और इस तरह उसने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। भाई
अवंती पे। एक में विफल रहा लेकिन एक में सफल हो गया। भाई विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो उसमें विफल हो गया। विवाह का प्रस्ताव मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र विस्तार के लिए, उसमें विफल हो गया वह। तो क्या किया, वह लेकर गया दूसरा प्रस्ताव मित्रता का, और उसमें वह सफल रहा। तो ये थी कहानी। आगे मैं आपको बताता हूँ। मित्रता का हम लोग देख लिया कि भाई क्षेत्र विस्तार हम लोग देख रहे हैं, बिंबिसार का क्षेत्र विस्तार, याद रखें। टॉपिक क्या है, बिंबिसार का क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार मतलब आखिर क्षेत्र विस्तार कैसे करता था। तो एक मित्रता का लेकर, एक युद्ध करके, और एक विवाह करके। तो भाई मैंने जस्ट लाइक आपको बता दिया कि मित्रता का एक यह था चंद्र प्रदोष से, सारी कहानियां तो मैंने आपको बता ही दिया। चंद्र अवंती का राजा था। अब युद्ध की बात करें तो युद्ध किस पे करेगा, जो इसे कमजोर रहेगा। कोई भी आप कहीं भी देखते होंगे कमजोर पर क्या करता है, सब युद्ध करता है सब। तो यह क्या किया, कमजोर का सब पे यह युद्ध करेगा। और जो कमजोर था उस समय ना, अंग को क्या किया, कब्जा कर लिया, अंग पे अपने में मिला लिया। याद रखना, अंग को युद्ध करके अपने में मिला लिया। अब शादी की बात करें तो विवाह को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। विवाह, इसने पहली शादी किया था, याद रखना, कौशल नरेश की पुत्री कौशला देवी से। कौशल नरेश की पुत्री कौशला देवी से पहला विवाह किया। या इससे जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम था दर्शक। याद रखना, दर्शक। दूसरी शादी किया लिच्छवी वंश के शासक, लिच्छवी वंश के शासक चेतक की पुत्री चेलेना से। चेतक की पुत्री चेलेना से। चेलेना कोई बहुत मानता था, इसके प्रभाव में आकर बेचारा जैन धर्म को अपना लिया था। चेलेना कोई मानता था। तो चेतक की पुत्री चेलेना से शादी किया, याद रखना, चेलेना से। चेलेना से जो पुत्र हुआ, चेलेना से पुत्र हुआ, उसका नाम था अजात शत्रु। याद रखना, उसका नाम था अजात शत्रु। एक और शादी किया पंजाब नरेश की राजकुमारी क्षेमा से। याद रखना, पंजाब नरेश राजकुमारी पंजाब नरेश राजकुमारी, इसने जो पंजाब नरेश थे, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। दो शादी इसने किया, कौशल नरेश की पुत्री कौशला देवी से, जिससे पुत्र हुआ दर्शक। लिच्छवी वंश के शासक चेतक की पुत्री थी एक, लिच्छवी वंश का शासक था चेतक, और उसकी एक पुत्री थी चेलेना, उससे यह शादी किया। और तीसरी शादी किससे किया, यह देख लो भाई, पंजाब नरेश की राजकुमारी थी। याद रखना, राजकुमारी, उसका नाम था क्षेमा, उससे यह शादी किया। और क्षेमा से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खेमा। क्षेमा का पुत्र खेमा, याद रखना। तो इस तरह इसने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और एक आम्रपाली को भी कहा जाता है कि वह वैशाली की थी, उनके साथ भी ये शादी किया था। तो इस तरह इसने अपने क्षेत्र को विस्तार करता था। मैंने बता दिया आपको, क्षेत्र विस्तार के लिए या तो मित्रता का हाथ बढ़ाता था या युद्ध करता था। युद्ध कमजोरता पे कर लेता था, उसको अपने में मिला लेता था, और जो स्ट्रांग था, इससे मजबूत था, उसके साथ
क्या करता था, या तो मित्रता का हाथ बढ़ाता था, नहीं तो शादी कर लेता था, और शादी वहीं पे करता था जहाँ पर जिससे शादी करता था ना उसका भाई ना हो, अर्थात शादी वहीं पर करता था ना जिसके राजा का पुत्र ना हो, ताकि वहां की संपत्ति को यह हड़प सके, इसीलिए शादी करता था। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और बिंबिसार की कुछ उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हम लोग देख लेते हैं कि फिर बिंबिसार की क्या उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हम लोग देख लेते हैं। बिंबिसार की उपलब्धियां। पहला हो जाएगा अस्थाई सेना का गठन किया। अस्थाई सेना का गठन किया। भाई बिंबिसार की हम लोग उपलब्धियों के बारे में देख रहे हैं, तो पहला क्या था, इसने अस्थाई सेना का गठन किया, इसने हाथी को शामिल किया, इसने हाथियों को शामिल किया। याद रखना, पहला अस्थाई सेना का गठन किया, दूसरा इसने हाथियों को शामिल किया, तीसरा क्या हो जाएगा, इसने क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध, मित्रता या विवाह करता था। ये इसको उपलब्धियां थी, यानी कि ये क्षेत्र विस्तार करता था, या तो युद्ध करता था, या मित्रता करता था, या विवाह करता था। यह इसकी उपलब्धियां थी भाई। इसने नए नए हथियारों का आविष्कार किया, यह भी इसकी उपलब्धि हो जाएगी। इसने क्या किया ना, इसने नए नए हथियार का क्या किया, आविष्कार किया। और इसने अपनी राजधानी को क्या किया, राजधानी राजगीर बनाया। याद रखना, राजगीर कहो या राजगृह कहो, बातें किया। तो यह थी बिंबिसार की उपलब्धियां। यह थी भाई कि इसने राजधानी को राजगिरी बनाया, अस्थायी सेना का गठन किया, इसने हाथियों को शामिल किया, इसने क्षेत्र विस्तार के लिए मित्रता, युद्ध और विवाह को अपनाया, और पांचवा था इसने नए नए हथियारों का आविष्कार किया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, ये बिंबिसार जो है इसकी हत्या इसी के पुत्र ने कर दिया। इसकी कहानियों को हम लोग देखते हैं। एक बात याद रखना, जो मैं 544 से मैं तो मिटा दिया हूं, 544 से 412 लिखा था, ये सिर्फ बिंबिसार का शासनकाल नहीं है, ये हर्यक वंश का शासनकाल है। हर्यक वंश मतलब उसमें जितने भी राजा हुए वो 544 में एक राजा आया बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदयन, जितने भी अदर राजा हुए 412 में इस वंश का पतन हो जाएगा, और इस वंश पे शिशुनाग वंश आएगा। मैं सारी चीजें आगे बताऊंगा, लेकिन जो बिंबिसार था, इसकी जो शासनकाल था वह 544 से 492 BC तक था। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 BC तक था। याद रखना,
नहीं तो बहुत लोग समझ लेगा कि 544 से 412। भाई 412 तक वह हर्यक वंश का शासनकाल था, ना कि श्री बिंबिसार का। और उतना वर्षों तक कोई कैसे जी सकता है? 132 वर्षों तक रहा था हर्यक वंश। अब 492 में आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, इसका जो शासनकाल था, याद रखना, अजात शत्रु का, यह 492 से 460 तक रहा। अजात शत्रु उस समय सेनापति था। इसके पिता गद्दी पर से हट नहीं रहे थे। तो अजात शत्रु क्या किया? इसने आदेश दिया कि बिंबिसार को कारावास में डाल दिया जाए और उसे भोजन कोई नहीं देगा। इसे भोजन कोई नहीं देता है बिंबिसार को, क्योंकि भाई जो सैनिक थे वो अजात शत्रु की बात मानते थे, क्योंकि अजात शत्रु सैनिकों का सेनापति था, वो मालिक था सैनिकों का। तो अजात शत्रु ने मना कर दिया कि बिंबिसार को कोई खाना वाना नहीं देगा, और यह साथ कहीं घूमने चला गया। और कुछ दिन बाद यह लौटा, तब अपने पिता के पास जाता है और देखता है तो इसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही पहुंचा तैसे इसकी मृत्यु हो गई, उपवास के कारण। क्योंकि सैनिकों को यह मना कर दिया था कोई इसे खाना वाना नहीं देगा। कोई बिंबिसार को खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, इसे मिलने तक की इजाजत नहीं थी। बस एक का इजाजत था, उसका नाम था चेलना। चेलना इससे मिल सकती थी। तो अजात शत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या किया भूख के द्वारा। बहुत कोई कहता है कि छुरी घाप दिया था, बट मैंने जिस किताब का अध्ययन किया है उसमें यही था। अब अजात शत्रु ने 2 नए हथियार बनाए। याद रखना, नए हथियार। अब ये नए हथियार क्यों बनाया? क्योंकि ये वैशाली को जीतना चाहता था। इसके पिता असफल रहे थे वैशाली को जीतने में। तो इसने अपने एक सेनापति, जिसका नाम था वर्षकार, अजात शत्रु का जो सेनापति था उसका नाम था वर्षकार को भेजा। कहां भेजा? वैशाली में। और बोला जाओ पता करके आओ कि आखिर क्या है कि उससे हम लोग नहीं जीत सकते। तो इसने भाई वर्षकार पता किया। उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे हथियार थे और अच्छे अच्छे हथियार थे। तो इसीलिए इसने क्या किया? नए हथियार बनाए। 2 नए हथियार बनाए थे। एक हथियार का नाम था रथ मुसल और दूसरा का नाम था अमरशिला कंटक। ये बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है, याद रखना। एक का नाम था रथ मुसल और दूसरा का नाम था अमरशिला कंटक। अमरशिला कंटक, अमरशिला कंटक, याद रखना। तो इसने 2 हथियार बनाए और तब जाकर युद्ध किया और वैशाली को जीत भी लिया। कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर 11 जनपद को मिला लिया। याद रखना, 11 जनपद को मिला लिया। और अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखना। संगीति हुई थी कब हुई थी? 483 BC में, अजात शत्रु के शासन काल में। इसके ममहर की बात करें, इसका ममहर कहाँ था? अजात शत्रु का वैशाली था भाई। और इसी को यह जीत लिया। देख रहे हो राजनीति क्या क्या करा रही है। अपने पिता की हत्या करके बैठता है गद्दी पे, ममहर पर अटैक करके उसको मिला रहा है। यह है राजनीति। मैंने बता दिया, यह शक्तिशाली शासक था, अपना क्षेत्र विस्तार बहुत करता था।
यह एक साम्राज्यवादी शासक था, यह भी याद रखना। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी कहने का मतलब है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, इसीलिए कहा जाता है कि यह एक साम्राज्यवादी शासक था। शासक था, याद रखना। अब जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु, इसी का पुत्र था उदयन। अब उदयन अजात शत्रु की हत्या करेगा। देख लो कैसे एक दूसरे की हत्या करके शासन कर रहा है सब। अपने पिता को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ रहा है। बिंबिसार को अजात शत्रु मारा, गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु को उदयन मारेगा, गद्दी पर बैठेगा। इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश, यानी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है सब, इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। लेकिन किसे पितृहंता कहा जाता है, यह अगर पूछेगा किस राजा को पितृहंता कहा जाता है, तो ये अजात शत्रु को, याद रखना। अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है, याद रखना। पितृहंता कहा जाता है अजात शत्रु को। अब अजात शत्रु की हत्या कर देगा उसी का पुत्र, जिसका नाम है उदयन, और उदयन राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन उदयन उतना अच्छा शासक नहीं था जितना कि बिंबिसार और अजात शत्रु थे। उदयन जो है यह 460 बीसी में, 460 से इसका शासन चल रहा है 444 तक। और उदयन जो है 460 बीसी में अपने पिता, इसके पिता कौन थे? अजात शत्रु, इसकी हत्या कर दिया और खुद राजगद्दी पर बैठा उदयन। यह उतना अच्छा शासक नहीं था जितना कि बिंबिसार और अजात शत्रु था। अजात शत्रु की अगर हम बात करें तो एक अच्छा शासक था, क्योंकि वह साम्राज्य का विस्तार अच्छे तरीके से करता था। इसने ज्यादा कुछ काम नहीं किया भाई, और इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसे समृद्ध किया। याद रखना मेरे शब्दों पर, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 46वां बीपीएससी के प्रीलिम्स प्री का क्वेश्चन है। 46वां बीपीएससी के प्री का क्वेश्चन है कि उदयन ने किस नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र की, याद रखना। इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसे समृद्ध किया। एक बार 67वां बीपीएससी के री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 67वां बीपीएससी में, कि जो अजात शत्रु था वह किस वंश का शासक था। कमेंट बॉक्स में बताना है। 67वां बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। इसके पीछे मैंने आपकी बहुत सारी कहानियां बताया था, अजात शत्रु किस वंश का था, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसे समृद्ध किया। किसने? उदयन ने। इसके शासन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। इसके शासन काल में मगध की राजधानी कहाँ हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र हो गई। उदयन को एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया। याद रखना, उदयन को एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया। षड्यंत्र के द्वारा
मार दिया गया। और अगर हम बात करें हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना नाग दशक था। नाग दशक जो था ना, यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या नाम था उसका? नाग दशक। याद रख, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। और नाग दशक की हत्या कर देता है इसी का सेनापति, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग नाग दशक की हत्या करके अब शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा, और उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आशा करता हूं हर्यक वंश के बारे में मैंने इतनी कहानियां बता दी आपको कि आप अदर किसी भी मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।